तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा अभी अभी हमने स्टार्ट किया था एंड अपलोड किया था यूनिट 2 का पार्ट 1। क्योंकि यूनिट 2 है, उसका जो सेशन फर्स्ट है काफ़ी लेंथी है, तो उसको फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स HBSC बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, लेवल 4th क्लास 12th का। ये 4 के 4 सब्जेक्ट आते हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर। जैसे एड ऑन कोर्सेज लगा लीजिए या वोकेशनल कोर्सेज टाइप के हैं ये सभी के सभी कोर्सेज। जैसे मीडिया हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जो भी बच्चा इसको अडॉप्ट करता है लेता है, तो इसके बेसिस पर तुम कुछ ना कुछ कोई जॉब कर सकते हो इनके बेसिस पे। जैसे मीडिया, अगर मीडिया अडॉप्ट करते हो तो फोटोशॉप वगैरह, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, DTP, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर की जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, ये बेसिकली आपका इनिशियल स्टेज प्रोवाइड करते हैं ये जो सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। जैसे मैक वाले आए थे अभी, है ना, स्कूल में आपके आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी सी डेमो दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप स्कूल की तरफ से कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहोगे तो हम काफ़ी सस्ते में आपका कोर्स करवा देंगे आपको, मतलब बहुत नॉमिनल से चार्जेस लेकर। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे DTP कैसे स्टार्टिंग होती है इस ग्राफ मीडिया वाली लाइन की, अगर मीडिया वाली लाइन के बारे में बात की जाए, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसके अंडर पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, मोस्टली यही आते हैं 3 या 4 सॉफ्टवेयर। और DTP के बाद ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है जी, जैसे फोटोशॉप CS थोड़ी सी हाई लेवल की चली जाती है, या फिर फ्लैश एनिमेशन, या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियम। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फेमस चल रहा है। ये भी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड के कारण भी ना काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी हासिल की है इस एडोब प्रीमियम ने। या फिर एनिमेशन का सॉफ्टवेयर जो कि फ्लैश, पहले फ्लैश चलती थी, उसकी प्लेस पे बेटा एनिमेशन आया है। तो जी, DTP, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, बस ये वाली स्पेसिफिकली लाइन है। उसके बाद PHP वगैरह सीख सकते हो आप, PHP। अच्छा जी, PHP का पहले तो इसको हम PHP की जो कोडिंग करती थी HTML वगैरह की, वो नोटपैड पे करते थे। अब उसकी जगह पर सबलाइम एडिटर आ चुका, मतलब लुक वाइज काफ़ी अच्छा सा है सबलाइम एडिटर। और 64 बिट कंप्यूटर पर ही वो कंपैटिबल है, चलता है। ठीक है, 32 बिट कंप्यूटर्स पर नहीं चलता जब जो सबलाइम एडिटर है। सबलाइम एडिटर से फ़ायदा क्या रहता है, जो HTML के बेसिक ओपनिंग या क्लोजिंग टैग्स होते हैं, एम्प्टी टैग्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली लगे लगाए अपने आप ही आ जाते हैं। बस हमने, जैसे मान लीजिए हमने टेबुलेटेड टेबल के लिए टेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कोडिंग TDH TH, ठीक है, टेबल डाटा, टेबल हेडिंग, वो खुद लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज सारा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग अपने आप ही लग कर आ जाते हैं। तो ऐसे मैंने अभी आज इस वीडियो में आपको मीडिया लाइन के लिए बताया। अगर मीडिया की लाइन पकड़ना चाहते हो, आप खुद की फ़ोटो एडिटिंग शॉप ओपन करके बैठ सकते हो ना। जैसे फ़ोटो की एल्बम्स है, मूवी की एल्बम्स होती है, शादी की। मीडिया जो ले लेता है उसको कलर कॉम्बिनेशन RGB, ठीक है, HS ह्यू, सैचुरेशन, कलर कॉम्बिनेशन, या फिर जैसे किसी का डार्क कम्प्लेक्शन है, लाइट हल्का है, डार्क है, या फेस पे निशान है, वो सब कुछ मीडिया के अंडर आप सीख जाते हो, मीडिया सब्जेक्ट लेते हो। किसी और वीडियो में मैं आपको CS सब्जेक्ट है आपका ना, NS की, उसके अंडर IT है, और फिज़िकल तो हमारा चल ही रहा है। फिज़िकल तो ये सारा आपने देख ही लिया। किसी और वीडियो के अंडर मैं आपको अलग से सेपरेटली कंप्यूटर साइंस की लाइन बताऊंगी कि क्या कर सकते हो और कहाँ तक जा सकते हो, अगर आपका मतलब किस वे में जा सकते हो। चलो, बस अभी थोड़ा सा बस यही बताना था बेटा। आज मैंने मीडिया के बारे में बताया। अगर मीडिया ले लेते हो सब्जेक्ट आप, ये सब्जेक्ट आपने कौन सी क्लास में लेना होता है, बेसिकली तो 9th से स्टार्ट हो जाता है। बट मेरे को थोड़ा सा नहीं पता कि 9th से ये लोग देते हैं या नहीं देते। 9th 10th 11th 12th 4 क्लासेस के लिए चलता है। तो शायद से अभी कुछ ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि 9th से आपको दिया जाता है। 11th एंड 12th का तो श्योर है ना, 12th इनका तो है। बट 9th से अगर दे दिया जाए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो बेसिक्स होते हैं, इनिशियल स्टेज होती है अगर 9th से, क्योंकि 9th में लेवल 1 बनाया गया है ना। तो बेटा अगर वो आपको वहीं से ऑप्ट करवा दिया जाए तो आपकी पूरी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी 12th पास आउट होते होते तक। चलिए जी, बेटा हमने यूनिट 2 सेशन 1 स्टार्ट किया हुआ था, इसके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, 4 क्वेश्चंस कर दिए। चलिए अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली काफ़ी लंबा सेशन है ये। आपातकालीन कार्य योजना तैयार करें। 5th क्वेश्चन देखिए, आपातकालीन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और इसके चरण क्या है। आपातकालीन प्रबंधन शब्द का यहाँ द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करने के लिए किया गया है। संघीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों को आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों
MA के रूप में संदर्भित किया जाता है और अधिक व्यापक रूप में से खतरों, जोखिमों और आपदाओं से निपटने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के प्रयास पिछले 3 दशकों से 4 के रूप में वर्णित किया गया है। चरण प्रक्रिया जिसमें शामिल है निवारण, शमन, प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य लाभ। सबसे फर्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देखिए, निवारण। घटना को टालने के लिए कार्रवाई की जाती है। घटना को टालने के लिए किसी घटना को घटित होने से रोकना, निरोध, संचालन और निगरानी। सेकंड पॉइंट देखिए, शमन। उन उपायों को संदर्भित करता है जो किसी आपात स्थिति को रोकते हैं और किसी आपात स्थिति के होने की संभावना को कम करते हैं या अपरिहार्य आपात स्थितियों के हानिकारक प्रभावों को कम करते हैं। विशिष्ट शमन उपायों में बिल्डिंग कोड और जोनिंग आवश्यकताओं को स्थापित करना, शटर स्थापित करना और लेवी जैसे अवरोधों का निर्माण करना है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, तत्परता। गतिविधियां आपदा होने पर समुदाय की प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाती है। विशिष्ट तैयारी उपायों में पारस्परिक सहायता, समझौते और समझौता ज्ञापन विकसित करना। दोनों प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण शामिल है। कर्मियों और संबंधित नागरिकों प्रशिक्षण और प्रशिक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए आपदा अभ्यास आयोजित करना और सभी खतरों के शिक्षा अभियान प्रस्तुत करना। प्रतिक्रिया खतरे के प्रभाव से पहले, उसके दौरान और तुरंत बाद की गई कार्रवाइयां जिनका उद्देश्य है लोगों की जान बचाना, आर्थिक नुकसान को कम करना और पीड़ा को कम करना है। प्रतिक्रिया कार्यों में आपातकालीन संचालन केंद्र को सक्रिय करना, खतरे में पड़ी आबादी को निकालना, आश्रयों को खोलना और सामूहिक देखभाल, आपातकालीन बचाव और चिकित्सा देखभाल, अग्निशमन और शहरी खोज और बचाव प्रदान करना शामिल हो सकता है। स्वास्थ्य लाभ। लास्ट पॉइंट देखिए बेटा, स्वास्थ्य लाभ। किसी समुदाय को सामान्य या लगभग सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए की गई कार्रवाई जिसमें बुनियादी सेवाओं की बहाली और शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक क्षति की मरम्मत शामिल है। विशिष्ट पुनः प्राप्ति कार्यों में मलबे की सफाई, व्यक्तियों और सरकारों को वित्तीय सहायता, सड़कों और पुलों और प्रमुख सुविधाओं का पुनर्निर्माण और विस्थापित मानव और पशु आबादी के लिए निरंतर सामूहिक देखभाल शामिल है। चलिए फिर 6th क्वेश्चन देखिए बेटा, आपातकालीन योजना के कारकों की व्याख्या करें। आपातकालीन कार्मिक। आपातकालीन कार्य योजना कार्मिक ठेठ एथलेटिक अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान किसी आपात स्थिति के लिए पहला उत्तरदाता आमतौर पर स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ का सदस्य होता है, जो आमतौर पर प्रमाणित एथलेटिक ट्रेनर या स्नातक सहायता होता है। प्रत्येक संगठित अभ्यास या प्रतियोगिता में एक टीम चिकित्सक हमेशा उपस्थित नहीं हो सकता है। एक एथलेटिक घटना के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन कवरेज का प्रकार और डिग्री, खेल या गतिविधि, सेटिंग, प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के प्रकार जैसे कारकों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है और कुछ स्थितियों में पहला उत्तरदाता एक कोच या अन्य संस्थागत कर्मी हो सकता है। आपातकालीन संचार। आपातकालीन संचार त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया की कुंजी है। एथलेटिक प्रशिक्षकों और आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों को सर्वोत्तम आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और आपातकालीन स्थितियों के लिए पूर्व योजना के हिस्से के रूप में स्थापित टेलीफोन ट्री जैसी संपर्क जानकारी होनी चाहिए। घटना से पहले संचार सीमाओं को स्थापित करने और पेशेवरों के दोनों समूहों के बीच तालमेल बनाने का एक अच्छा तरीका है। यदि किसी विशेष खेल आयोजन के दौरान साइट पर आपातकालीन चिकित्सा परिवहन उपलब्ध नहीं है, तो चोट या बीमारी के समय आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली के साथ सीधा संचार आवश्यक है। काम करने वाले टेलीफोन या अन्य दूरसंचार उपकरण तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे वह फिक्स्ड हो या मोबाइल हो। उचित कार्यक्रम, जैसे आजकल मोबाइल चिकित्सा भी प्रोवाइड की जाती है ना, मतलब कार में या जो भी उनका व्हीकल होता है उसमें जाकर, ठीक है, वो वाली मोबाइल चिकित्सा के बारे में बोल रहे हैं। या फिर फिक्स हॉस्पिटल्स होते हैं, फिक्स मतलब फिक्स। उचित कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अभ्यास या प्रतियोगिता से पहले संचार प्रणाली की जांच की जानी चाहिए। प्राथमिक संचार प्रणाली की विफलता होने पर एक बैकअप संचार योजना प्रभावी होनी चाहिए। संचार का सबसे आम तरीका एक सार्वजनिक टेलीफोन है, हालांकि यदि उपलब्ध हो तो एक सेलुलर फोन को प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी एथलेटिक स्थल पर, चाहे वह घर हो या बाहर, एक काम करने योग्य टेलीफोन स्थान को योजना महत्वपूर्ण है।
आपातकालीन उपकरण। आपातकालीन उपकरण सभी आवश्यक आपातकालीन उपकरण साइट पर होने चाहिए और जल्दी से सुलभ होने चाहिए। कर्मियों को प्रत्येक प्रकार के आपातकालीन उपकरणों के कार्य और संचालन से परिचित होना चाहिए। उपकरण अच्छी परिचालन स्थिति में होना चाहिए और कर्मियों के इसे ठीक से उपयोग करने के लिए पहले से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उपलब्ध आपातकालीन उपकरण आपातकालीन चिकित्सा प्रदाताओं के प्रशिक्षण के स्तर के लिए उपयुक्त होने चाहिए। निरंतर निरीक्षण के लिए उपकरण निरीक्षण लॉग बुक बनाने की जोरदार अनुशंसा की जाती है। यह अनुशंसा की जाती है कि आपातकालीन टीम के कुछ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए और उपकरण की देखभाल के लिए जिम्मेदार हो। अकाउंटेबिलिटी आ जाता है, मतलब यहाँ पर टॉपिक अपना ना। उपकरण की देखभाल और भंडारण करने का उचित तरीका भी जानना महत्वपूर्ण है। उपकरण एक स्वस्थ और पर्यावरण नियंत्रित क्षेत्र में संग्रहित किया जाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। चलिए जी, 6th भी क्वेश्चन खत्म होगा। अब चलते हैं बच्चे 7th क्वेश्चन की तरफ। एथलेटिक प्रशिक्षक कौन है, उनकी भूमिका और जिम्मेदारी क्या है? एथलेटिक प्रशिक्षक चिकित्सा, आंसर देखिए, एथलेटिक प्रशिक्षक चिकित्सा पेशेवरों, कोचों और एथलीट्स के साथ काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खिलाड़ी बीमारी या चोट की स्थिति में खेलने, उचित आहार बनाए रखने और उचित उपचार प्राप्त करने के लिए तैयार है। वे एथलीटों को शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, आहार और फिटनेस योजनाओं को स्थापित करने में सहायता करते हैं और खिलाड़ियों के निदान और उपचार के लिए खेल संबंधी चोटों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। एथलेटिक ट्रेनर की भूमिका। प्रमाणित होने के लिए एथलेटिक प्रशिक्षकों को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में दक्षता प्रदर्शित करनी होगी। ये ऐसे कौशल क्षेत्र है जिनकी दैनिक आधार पर एथलीटों के साथ अपने काम में उपयोग करेंगे। यह जानकारी नेशनल एथलेटिक ट्रेनर्स एसोसिएशन के गाइड टू एथलेटिक ट्रेनिंग सर्विसेज से उधार ली गई है और पाई जा सकती है। पॉइंट्स है बेटा इसके 4 देखिए ध्यान से। रोकथाम, सेकेंड है नैदानिक मूल्यांकन और निदान, थर्ड है जी तत्काल देखभाल या फिर प्राथमिक सहायता, फोर्थ है जी उपचार, पुनर्वास और मरम्मत। चलिए जी, एथलेटिक ट्रेनर जिम्मेदारियां। खिलाड़ी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षकों, एथलीटों और चिकित्सा पेशेवरों के साथ काम करना। सेकंड पॉइंट है व्यायाम और पोषण योजनाएं बनाना। थर्ड है स्वास्थ्य और फिटनेस के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षकों, परिवार के सदस्यों और एथलीटों से बात करना। नेक्स्ट, एथलीटों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करना। एथलीटों के निदान और उपचार के लिए खेल संबंधी चोटों के ज्ञान का उपयोग करना। एथलीटों को किसी अन्य डॉक्टर या अन्य मेडिकल स्टाफ सदस्यों को संदर्भित करना। घायल खिलाड़ियों की सहायता और निगरानी करना क्योंकि वे ठीक हो जाते हैं और ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। एथलीट की स्थिति और प्रशिक्षण, आहार और उपचार योजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखना। लिपिकीय कार्यों को संभालना जैसे इन्वेंट्री को बनाए रखना, बजट में सहायता करना या आपूर्ति को बहाल करना। मतलब ये क्या चीज़ है बेटा, बजट पैसे से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी ऑन द स्पॉट फटाफट। लिपिकीय क्लैरिकल की तरफ इशारा करता है कि कोई ना कोई क्लैरिकल बंदा भी अपॉइंट करना चाहिए जो जिसके पास उसका प्रॉपर रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिटर्न में रिकॉर्ड होना चाहिए सब कुछ। इन्वेंट्री को बनाए रखना। इन्वेंट्री मतलब कितना कुछ सामान बाहर से आया, कितना कम है, कितना अभी और चाहिए, ठीक है, कुछ भी बैंडेज वगैरह या फिर कोई मल्लम वगैरह या ट्यूब्स वगैरह ना, कुछ भी इस टाइप का। या आपूर्ति को बहाल करना कि कितनी सप्लाई दे चुकी हो, कितना स्टॉक में अवेलेबल है, वो सारा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करके रखना। बेसिकली वो है लिपिक यानी कि क्लैरिकल कोई ऐसा एम्प्लॉय अपॉइंट करना। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए बेटा। कोच किसे कहा जाता है, खेलों में उसकी भूमिका क्या है? आंसर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कोच को खेल के प्रशिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में परिभाषित करती है। हालांकि जैसा जो कोई भी कोचिंग में शामिल रहा है वह जानता है कि कोच की भूमिका उससे कहीं आगे तक जाती है। खिलाड़ियों को खेल के कौशल, रणनीति और नियम सिखाना जबकि महत्वपूर्ण है, उनमें से केवल एक है कोच की कई भूमिकाएं। एक कोच के रूप में आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए जबकि शारीरिक कौशल आप अपने खिलाड़ियों को सिखाते हैं केवल थोड़े समय के लिए उपयोग किया जा सकता है कि वे दृष्टिकोण और मूल्य जो वे अपने प्रति विकसित करते हैं और दूसरे उनके साथ सदा रहेंगे।
कोच भूमिकाएं, नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग है जी। खेल प्रशिक्षक की भूमिका, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। शारीरिक गतिविधि बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है। जैसे ही वे प्री प्राइमरी में आते हैं उनका ध्यान दौड़ना, कूदना, पकड़ना आदि जैसे मौलिक कौशल सीखने पर होता है। ठीक है जी, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, वो अपना फिजिकल के लिए गली में स्ट्रीट में कॉलोनी में, ठीक है, सोसाइटी में खेलना कूदना, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब कुछ आ जाता है। वो कुछ नहीं देखते कि हमें चोट लग सकती है, लॉन्ग हाई जंप वगैरह करना। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे संरचित खेलों में रुचि रखते हैं, थोड़ा सा उनका ध्यान कुछ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स उस टाइप में, ठीक है, चला जाता है। एक पीई शिक्षक प्रारंभिक वर्षों से किशोरावस्था तक छात्र के साथ रह सकता है यदि सामान्य स्वास्थ्य और फिटनेस मुख्य उद्देश्य है। हालांकि अगर छात्र फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि जैसे विशिष्ट खेलों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स कोच एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, फुटबॉलर या क्रिकेटर या बास्केटबॉलर, ठीक है, ये टेबल टेनिस टाइप कुछ भी, अगर वो स्पेसिफिकली कोई अपना फील्ड ऑप्ट करना चाहता है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो उसको स्पेसिफिक कोच की, स्पोर्ट्स कोच की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि उसके रूल्स रेगुलेशंस वो स्पेसिफिक कोच ही बता पाएगा आपको। एक कोच वह होता है जो किसी विशेष खेल में विशेषज्ञता रखता है और निम्नलिखित के बारे में गहराई से ज्ञान रखता है। फर्स्ट पॉइंट, खेल से संबंधित नियम और कानून। सेकंड, छात्रों को खेल खेलने के लिए आवश्यक कौशल में कैसे प्रशिक्षित किया जाए। थर्ड, छात्रों को भाग लेने और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें। ठीक है जी, मतलब नेशनल इंटरनेशनल उनको कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे चेस काफ़ी फेमस है ना, इंडोर गेम है। फोर्थ, और ब्रेन टीजर गेम भी है ना, चेस है जी। चलो फोर्थ देखिए, व्यक्तिगत एथलीट के साथ साथ टीमों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें या रणनीतियाँ। ठीक है जी, चलिए 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा बेटा। ऐसे ही हम ना चेस बच्चों को फ्री में कोचिंग देते हैं चेस की। अगर कोई भी बॉय या गर्ल कोई भी सीखना चाहते हैं, हम चेस की ट्रेनिंग देते हैं फ्री में। कोई भी स्टूडेंट आकर मेरे से फ़ोन में कांटेक्ट करके या किसी से मेरा एड्रेस पूछ कर आ सकते हैं चेस की कोचिंग के लिए, सीखने के लिए। चलिए जी 9th क्वेश्चन देखिए बेटा। खिलाड़ी का स्वास्थ्य, 9th क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। खिलाड़ी का हम पता क्या करेंगे बेटा, 9th क्वेश्चन है ना, बस ये 9th क्वेश्चन तक वीडियो बना दूंगी बस यहाँ तक। ठीक है जी, 9th थोड़ा लॉन्ग रहेगा, फिर इसकी अलग से बना देंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न की, क्योंकि 9th तक लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 5th 6th 7th 8th 9th 5 से लेकर 9 तक अपलोड कर रही हूँ मैं इस वीडियो में आपके। खिलाड़ी का स्वास्थ्य जो बेटा चेस है एंड कैरम है। अब स्टेट बोर्ड्स ने क्या किया है, चेस कैरम एक पोइट्री कंपटीशन, इन 2-3 गेम्स को उन्होंने कॉलेज लेवल पर अभी ऐड किया है। लास्ट 2-3 इयर्स हो गए। ये क्यों किया है, कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, आफ्टर +2 जब वो कॉलेज में एडमिशन्स ले लेते हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। उन्होंने कैश प्राइजेस रखे हुए हैं इनके ऊपर, कैरम, चेस एंड पोइट्री के ऊपर, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, किसी भी मीडियम में, संस्कृत वगैरह ना, किसी भी मीडियम में। तो आप सब बच्चों को भी ना 9th से 8th से इन चीज़ों की तरफ, इन तीनों ना, चेस होगी और कैरम कंपटीशन काफ़ी, और स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन आता सभी को होता है। चेस सभी कहेंगे आती है, बट नहीं, उनके रूल्स ट्रिक्स क्या होते हैं ना, नहीं आते बेटा, बारीकी से नहीं आते, तभी हम अपना कंपटीशन में नहीं जीत सकते। हमें होता है कि बस हर एक फील्ड में हमने टॉप लेवल पर जाना होता है, इसलिए उसको और निखारो, और हार्ड से हार्ड प्लेयर लेके आओ जिसके साथ तुम compete करो और सीख सको। छोटा बड़ा नहीं देखना, ये देखना कि आप सामने वाले को हरा सको, चाहे वो आपसे एज में छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो ये तीनों गेम्स की, तीनों की तरफ ध्यान देना है आपने, चेस, कैरम और पोइट्री की तरफ, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश कोई भी। ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पोइट्री में काफ़ी अच्छा कमाल दिखा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं चेस में दिखा रहे हैं। कैरम की तरफ मैं थोड़ा सा कम ही लेके जाती हूँ। कैरम में मतलब भीड़ मिलेगी बेसिकली आपको, एक्चुअली हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भीड़ से हटकर रेडी हुए, है ना, तो तभी कुछ अलग से नज़र आओगे ना पूरी सोसाइटी में।
चलिए बेटा 9th क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी का स्वास्थ्य मोबाइल प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया था? खिलाड़ी का स्वास्थ्य मोबाइल प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया था? यह खिलाड़ियों के बारे में क्या जानकारी देता है? आंसर देखिए बेटा, आंसर प्लेयर के स्वास्थ्य से, खिलाड़ी के स्वास्थ्य पर हम जानते हैं कि एक भी अनियंत्रित चोट एक एथलीट के जीवन और कल्याण को खतरे में डाल सकती है। हम जो जानते हैं वह हमें मजबूत बनाता है। प्लेयर का स्वास्थ्य माता पिता और प्रशिक्षकों की उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी रखता है। कोच और माता पिता के बीच रियल टाइम संचार के साथ हम उन चोटों को खत्म करने का प्रयास करते हैं जो दरार से फिसल जाती है। इसका मतलब है कि चोटों का अधिक व्यापक और अधिक तत्काल दस्तावेजीकरण, माता पिता और कोच के बीच संचार के चैनलों को मजबूत करना, युवा एथलीट्स को देखभाल और कल्याण की जिम्मेदारी वापस माता पिता के हाथों में देना, प्लेयर्स हेल्थ के साथ किसी भी बच्चे को माता पिता की सहमति के बिना मैदान, रिंक, स्केटिंग रिंक को बोलते हैं, रिंक राउंड बना होता है ना, जैसे चंडीगढ़ साइड है 11 सेक्टर में है स्केटिंग रिंक, या फिर कोर्ट में द्वारा प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोर्ट किसी भी स्पोर्ट्स को, जैसे स्केटिंग रिंक हो गया या फिर टेनिस बॉल का हो गया, किसी का भी कोर्ट, मतलब जो उसका एक एरिया बनाया था कि भाई इसी के अंदर रहकर आपने प्ले करना है, दोबारा प्रवेश नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी का स्वास्थ्य मोबाइल प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश है जिसे आप कोचिंग करते समय ध्यान में रख सकते हैं। अपने खिलाड़ियों को जानना और उनमें से सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त करना, यह आपकी टीम की प्रगति के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। विचार करने योग्य कुछ बातें। प्रत्येक खिलाड़ी की क्षमताएं, ताकत और कमजोरियां उन्हें क्या प्रेरित करता है, वे यहाँ क्यों है, शामिल होने से वे क्या चाहते हैं, खेल या प्रशिक्षण सत्र के अंत में उन्हें क्या अच्छा लगता है, आए थे तो क्या लाए थे, गए जा रहे हो क्या लेकर जा रहे हो, यानी कि जब आए थे बिल्कुल ही रो हैंडेड थे, जब जा रहे हो पूरी स्पेसिफिकली, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना, पूरा स्पेसिफिकली सीख के गए हो, एकदम प्रोफेशनल बनकर जा रहे हो। ठीक है, ये लाइन जो बताई गई है उसके बारे में इंडिकेट कर रही है। फुटबॉलर के बाहर उनके लिए क्या चल रहा है, इससे बच्चे के प्रदर्शन या व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे नई जानकारी को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लेते हैं और नए कौशल सीखते हैं। वे प्रशंसा, आलोचना और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न भाषा का कैसे जवाब देते हैं। उनके माता पिता उनके फुटबॉल विकास में जो भूमिका निभा रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में राजे फुटबॉलर का स्पेसिफिकली ब्रिटिश अकेडमी है, सेक्टर 42 या 44 वाली साइड चंडीगढ़ में। ठीक है, स्पेसिफिकली प्रॉपर वे से फुटबॉलर्स को ही कोचिंग दी जाती है वहाँ पर। अपनी टीम, उनके माता पिता उनके फुटबॉल विकास में जो भूमिका निभा रहे हैं। अपनी टीम को कोचिंग देने के लिए एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण लागू करने का प्रयास करने का मतलब हमेशा यह होगा कि आप व्यक्तियों को विकसित करने के लिए बड़े अवसरों को याद करते हैं। लोग पेशेवर खेल में मानव प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है जब बच्चों को उनमें से प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करने के लिए कोचिंग देना। यह जानने से है उन्हें क्या प्रभावित करता है, आपको उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। चलिए बेटा, मैं इसी के साथ ही बंद कर रही हूँ बेटा वीडियो। ठीक है जी, थैंक यू बेटा।